पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे गांव के मुखिया सुंदरलाल ने गलती करने पर अपने ही भाई को सजा देकर बाद में गांव से निकाल दिया था। उसके बाद से फिर कभी भी और किसी ने भी वैसी हरकतें करने की कोशिश ही नहीं की है। लेकिन समस्या सिर्फ दालिया जैसे लोगों से ही नहीं थी। कुछ समस्याएं ऐसे भी होती है कि ना किसी को दोष दे सकते हैं और ना ही किसी को सजा दे सकते हैं। अब कैसी है वैद्य जी रेखा की तबीयत? चिंता की कोई बात नहीं है। ये कुछ दवाइयां है, वक्त पर देते रहो, कम हो जाएगा बुखार। लेकिन तबीयत खराब क्यों हो रही है वैद्य जी? हर 2 दिन में एक बार आपको बुलाना पड़ता है। कोई बड़ी समस्या तो नहीं है ना, जो बीमारी धीरे खा रही हो अंदर से? वैद्य के पास सुंदरलाल की इस सवाल की कोई जवाब नहीं था। इसीलिए वैद्य, ये सवाल मेरे ज्ञान से बड़ा है, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, कहकर वहां से चला जाता है। वैद्य के जवाब से सुंदरलाल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने के बाद रेखा की बहन सुषमा रेखा का ख्याल रखने के लिए आती है। सुषमा एक डॉक्टर है और समझदार लड़की भी है। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं पता लगा लूंगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहरेदार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, जाकर गांव देखकर आओ। ठीक है कहकर सुषमा पहरेदार के साथ गांव देखने के लिए जाती है। ये पहरेदार और क्या बता सकता है, इसीलिए जहाँ-जहाँ पर पहरा देता है वो जगह बताता है। ये तालाब हमारे गांव का एक बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ पर सुबह के वक्त पुरुष नहाते हैं, दोपहर को महिलाओं का वक्त होता है और शाम को गायों और बैलों का वक्त होता है। पहरेदार की आखिरी बात सुनते ही सुषमा हैरान हो जाती है। जिस तालाब में जानवर नहाते हैं, तुम सब उसी तालाब में नहाते हो? अब ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे कि हम सब डालिया वाला काम कर रहे हैं। ऐसी कहते हुए पहरेदार कहता है कि गांव के सभी लोग हर काम के लिए उसी तालाब के पानी इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए और पीने के लिए भी। उसकी बात सुनने के बाद सुषमा, गाँव बहुत देख लिया दोस्त, चलो मुझे कुछ गाँव वालों से मिलवा दो। अब मुझे गाँव वालों से बात करना है। ऐसी सुषमा गाँव वालों से मिलकर बात करती है। तब सुषमा को पता चलता है कि उसकी दीदी रेखा को जो समस्या है वो गांव के हर दूसरे इंसान को है। गांव वालों से मिलने के बाद सुषमा रेखा के पति से बात करती है। मैं गांव वालों को देखा है, वो सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए सारे गांव वाले आपकी जिम्मेदारी है। ये बात मुझे भी पता है सुषमा, लेकिन तुम ये सब क्यों कह रहे हो इस वक्त? तब सुषमा कहती है कि जानवर दिन भर धूप से बचने के लिए कीचड़ में रहते हैं और शाम को ऐसे ही पानी में आते हैं, उसी पानी में शौच करते हैं। सारे गांव वाले भी अपनी गंदगी उसी तालाब में साफ करते हैं, इसीलिए वो पानी इतना गंदा हो गया है कि उससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे पानी को पीने से और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करने की वजह से बीमारियां आ रहे हैं।
पीने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल कीजिए और नहाने के लिए बाथरूम इस्तेमाल कीजिए। फिर देखते हैं ये बीमारियां कैसे आती है। ये बाथरूम क्या होता है? अब बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसे कहते हुए उस गांव में साफ पानी के लिए एक वाटर टैंक का निर्माण शुरू हो जाती है और हर घर के पास एक बाथरूम का निर्माण होता है। कुछ समय पहले जब अनजान गांव वालों को ये बात पता नहीं थी कि बाथरूम जैसा भी कुछ होता है, तब लोग गांव की नदी में ही नहाया करते थे। महिलाएं सुबह सूरज निकलने से पहले ही नहा लेती थी और पुरुष कभी भी डुबकी लगा लेते थे। गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन बारिश और सर्दियों के मौसम में महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी। आप इस गांव के मुखिया हो, कुछ सोचो और कुछ तो करो। मुझसे इतनी ठंड में पानी नहाना नहीं होगा। मैं तालाब के आसपास कुछ दूरी पर कुछ पहरेदारों को रख देता हूँ। ऐसी वहाँ पर कोई भी नहीं आ पाएंगे और तुम्हें धूप में थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। सुरेखा को अपने पति सुंदरलाल की ये बात अच्छी लगती है और वो जाकर बाकी की महिलाओं को भी ये बात बता देती है। सब इस बात से खुश होते हैं और कुछ दिनों तक सब अच्छे से चलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सुंदरलाल का भाई दलिया शहर से आता है। दलिया एक नंबर का बेवकूफ है। उसे किसी बात की ना अकल है ना समझ है। इसलिए जब उसे ये बात पता चलती है तब तालाब की ओर चल पड़ता है, लेकिन रास्ते पर उसे पहरेदार रोक लेते हैं। ठहर जाओ दालिया, तुम इस वक्त तालाब के आसपास भी नहीं जा सकते हो। 1 घंटे बाद आ जाना, तब कहीं पर भी जा सकते हो। 1 घंटे बाद जाना हो तो अब क्यों आता रे? हट जा मेरे रास्ते से। मैं इस गांव के मुखिया का भाई हूँ। अगर खुद मुखिया भी इस वक्त आकर यहाँ से 1 कदम और आगे जाने की बात करेंगे तो मैं उन्हें भी धक्के मार के भगा दूंगा यहाँ से। तुम तो सिर्फ भाई हो, इसीलिए चुपचाप चले जाओ यहाँ से। ऐसे कहकर पहरेदार थोड़ी ऊंची आवाज से बात करते ही दलिया वहाँ से चुपचाप चला जाता है और सीधे अपने भाई के पास जाकर पहरेदार के बारे में गलत बातें बताता है। तब सुंदरलाल अपने भाई से पहरेदार को वहाँ से आगे गुजरने वालों को रोकने के लिए कुछ भी कहने का और करने का पूरा हक है। उसने मेरे या तुम्हारे बारे में ऐसी गलत बातें अगर की भी हो तो उसके पीछे कोई वजह होगी। तुम फिर कभी पहरा देते वक्त उसके आसपास मत जाना। ऐसे कहते हुए सुंदरलाल अपने भाई को ही समझाता है, लेकिन दलिया सुनकर सुधारने वाले में से बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए अगले दिन दलिया गांव में एक और अपने ही जैसे को पकड़कर पहरेदार को उसकी बातों में व्यस्त रखने को कहता है। वो मूर्ख भी दलिया की बात मान लेता है और पहरेदार को अपनी बातों में व्यस्त रखता है। यही सही मौका है, जल्दी से उस पार चले जाता हूँ। ऐसे कहते हुए दलिया नदी के पास चला जाता है। तभी घर लौट रही सुरेखा और बाकी की महिलाएं उसे देख लेते हैं। दलिया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पहरेदार ने रोका नहीं था क्या? बहुत सालों बाद गांव आया हूँ भाभी जी।
गांव की खूबसूरती देखने के लिए चला आया हूँ। लेकिन आप सब तो वापस जा रहे हो। बदतमीज, शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो, वो भी अपनी भाभी के सामने? हम बेशर्म लोग हैं जी। आप सब भी हमारी तरफ आ जाओ तो आनंद आ जाएगा। दलिया उन सब से ऐसे बदतमीजी कर ही रहा था कि वो पहरेदार उस गांव वाले की अच्छी पिटाई करके उसे तालाब के पास खींच कर आता है और सुरेखा और बाकी महिलाओं से माफी मांगता है ठीक से पहरा ना दे पाने की वजह से। तुम माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत करो। हम सबकी किस्मत अच्छी है जो तुम हम सबकी रक्षा करते हो। तुम एक बहुत ही अच्छे पहरेदार हो और एक अच्छे पहरेदार की तरह इसे भी सबक सिखाओ। उसके बाद पहरेदार दलिया की भी खूब पिटाई करता है और सारे गांव में ये बात बताता है ताकि आगे से फिर कोई ऐसी हरकत करने की सोचे भी नहीं। तब से गांव की महिलाएं और भी सुरक्षित महसूस करते हैं। मुखिया भाई हो या खुद मुखिया या कोई भी गांव वाला, सबके लिए एक ही सजा है।